हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। माई सेल्फ करण गर्ग एंड आज की वीडियो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज हम कवर करने वाले डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट फॉर द हमारे जून 26 एंड दिसंबर 26। अब ये वीडियो क्यों इंपॉर्टेंट क्यों हो जाते हैं क्योंकि डायरेक्ट टैक्स में बहुत ज्यादा अमेंडमेंट्स आए फॉर जून 26। जैसे कि हम जानते ही हैं, पहला हमारा जो असेसिंग या फाइनेंशियल ईयर था वो था 24-25, बट फॉर जून 26 हमारा फाइनेंशियल ईयर क्या है, 25-26 या एवाई कह सकते हैं 26-27। तो हमारे एवाई 26-27 के लिए बहुत सारे अमेंडमेंट्स हैं, वो सारी अमेंडमेंट्स आज हम कवर कर। बट अगर आप मेरे रेगुलर या फास्टैग बैच के स्टूडेंट हो तो मैक्सिमम अमेंडमेंट्स हम कवर कर चुके हैं। बट अगर आपने किसी और टीचर से किसी और फैकल्टी को चूज किया एंड आपको अगर अमेंडमेंट्स देखनी है तो आप डेफिनेटली देख सकते हो क्योंकि यहाँ पे मैं बहुत अच्छे से सारी अमेंडमेंट्स आपको एक्सप्लेन करते हुआ चलूंगा। तो मतलब मैं ये नहीं कहने वाला हूँ इसमें ये था इसमें ये था, मैं आपको सारे अमेंडमेंट्स अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा एंड देन नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। तो चलिए फिर अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं, बट उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ताकि वो भी अमेंडमेंट्स कवर कर पाए। तो चलिए फिर अपनी अमेंडमेंट्स का स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले जो हमारी मेजर अमेंडमेंट्स है वो हमारी 115 बीएससी में आया है। ठीक है ना। सबसे पहले क्या है, एप्लीकेबल किसको रहेगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी अदर देन कोऑपरेटिव सोसाइटी या बीओआई एंड एजेपी। कोऑपरेटिव सोसाइटी को नहीं रहेगा, इंडिविजुअल, एचयूएफ, एओपी, बीओआई एंड एजेपी। ठीक है। टैक्स रेट्स क्या रहने वाले हैं, टैक्स रेट्स जो हमारा बहुत ज्यादा चेंजेस है। यहाँ पे क्या है, पहले फर्स्ट 4 लाख पे नील रहेगा, 4 लाख टू 8 लाख पे हमारा 5%, 8 लाख टू 12 लाख पे 10%, 12 लाख से 16 लाख पे 15%, 16 से 20 पे 20%, 20 लाख से 24 लाख पे 25% एंड 24 लाख से 30, 24 लाख से जितना भी अब होने वाला है उस पे क्या रहने वाला है, 30% रहने। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम क्या आती है कि स्लैब रेट्स याद नहीं होता। तो इसके लिए मैंने बहुत सिंपल आपको तरीका बताया था, बहुत सिंपल टेक्निक बताई थी। मैंने आपसे कहा था कि खाली 4 एंड 5 का टेबल याद रखो। 4 एंड 5 का टेबल याद रखने का मतलब क्या हो गया, मैंने कहा था सबसे पहले क्या लिखना है, 0 to 4 लाख रुपीज। देन मैंने कहा था 4 लाख टू 8 लाख रुपीज। ठीक है ना। देन मैंने कहा था 8 lakhs to 12 लाख रुपीज। देन 12 लाख टू 16 लाख रुपीज। देन 16 लाख टू 20 लाख रुपीज। देन 20 लाख टू 24 लाख रुपीज। एंड देन 24 लाख से अबव। ठीक है ना। ये क्या हो गया हमारा फोर का टेबल, 4 1 4 2 8 16 12 सॉरी, 4 1 4 4 2 8 4 3 12 16 20 24 एंड अबव। ठीक है ना। एंड देन मैंने कहा था आपको 5 का टेबल याद रखना है। पहले क्या करेंगे, 5 0 से 0, 5 1 5, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 एंड 5 6। बहुत से स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाता है कि हमारा कौन सा टैक्स रेट रखने वाला है, तो इसलिए मैंने आपको सिंपल टेक्निक बताई थी कि खाली 4 एंड 5 का टेबल याद रखना, इसलिए आप इसको याद कर। ठीक है ना। ये थे हमारे स्लैब रेट्स। देन रिबेट अंडर 87A, जो कि हमारे 115 बीएससी की है। यहाँ पे क्या है कि एप्लीकेबल किसको रहने वाला है, रेजिडेंट इंडिविजुअल को। कंडीशंस क्या सेटिस्फाई करने होगी, आपकी इनकम 12 लाख से एक्सीड नहीं कर सकती। जो हमारा पुराना 115 बीएससी था वहां पे ये लिमिट क्या थी, 7 लाख रुपीज की। ठीक है ना। बट इसको इंक्रीज करके क्या कर दिया गया है, 12 लाख रुपीज का। प्लस, तो टैक्स पॉइंट क्या लिखा हुआ है देखो, rebate under 87 is not applicable on the tax income chargeable at a special rate of provision under 87 is not applicable like 118, 112, 112A या फिर टैक्स ऑन लॉटरीज 115J, 115BB। सिंपल कह रहे हैं कि जो हमारे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वहां पे हमें 87A की रिबेट नहीं मिलेगी इन 115 बीएससी। डिडक्शंस क्या है, 100% ऑफ द टैक्स और 60,000 विच इज लोअर। बट यहाँ पे जो हमारे रिलीफ रहती, हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे मार्जिन रिलीफ दी गई है। ठीक है ना। जो पहले 115 बीएससी था ओल्ड में वहां पे कोई मार्जिन रिलीफ नहीं थी। एक क्वेश्चन करते हैं, उससे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि मेरी टोटल इनकम क्या है, 12,50,000 रुपीज। ठीक है ना। इसमें मेरे को क्या करना है, एज पर 115 बीएससी टैक्स कैलकुलेट करना है। तो चलो करता है। सबसे पहले पता है 0 to 4 लाख रुपीज कितना था, 0%। ठीक है ना। देन 4 लाख टू 8 लाख रुपीज कितना आएगा, 5%। 8 लाख टू 12 लाख रुपीज कितना था, 10%। एंड देन 12 लाख से 12,50,000 पे क्या आएगा, 15%। कितना आएगा जल्दी बताइए, जीरो। यहाँ पे कितना आएगा, 20,000। यहाँ पे कितना आएगा, 40,000। एंड देन 50,000 पे 15% कितना आएगा, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिए। ये आ रहा है मेरा 7,500 रुपीज। टोटल कितना आ रहा है मेरा,
67,500। ठीक है ना, तो हमारा टोटल टैक्स क्या आ रहा है? 67,500। बट हम क्या करेंगे, यहाँ पे मार्जिन रिलीफ भी देखेंगे इस बार। तो हम कैसे निकालेंगे मार्जिन रिलीफ? सबसे पहले बताइए, टैक्स ऑन 12 लाख रुपीज। अगर मेरी इनकम 12 लाख होती तो मेरे को कितना टैक्स पे करना होता? मैं कहता जीरो। क्यों? क्योंकि 12 लाख तक तो टैक्स जीरो रहता है। बट मेरे को बताइए, प्लस एडिशनल इनकम, एडिशनल इनकम कितनी है? 50,000 की। तो मतलब मेरे को एडिशनल इनकम की वजह से टैक्स पे करना पड़ रहा है ना, तो मैं क्या करूंगा, एडिशनल इनकम यहाँ पे लिख दूंगा। तो टोटल टैक्स पेबल कितना आएगा? 50,000 रुपीज। एंड जो रिमेनिंग डिफरेंस आएगा 17,500 का, ये क्या आ जाएगा? मार्जिनल रिलीफ। ठीक है ना, मार्जिनल रिलीफ क्या आ जाएगी? 17,500। अगर मैं फाइनल टैक्स पेबल लिखूं, अगर मैं फाइनल टैक्स पेमेंट कहता हूं, तो मैं क्या कहूंगा, ये 50,000 रुपीज का, हमने ऐसे ही कहा ना पहले 12 लाख तक जीरो है, प्लस एडिशनल इनकम कितनी है? 50,000 की। तो मैं क्या लिखूंगा, 50,000 रुपीज प्लस 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन से। कितना आएगा ये? ये आ जाएगा 52,000 रुपीज। ये फाइनल टैक्स पेबल आ जाएगा। ठीक है, ये फाइनल टैक्स पेबल आ जाएगा। प्लस इसी के साथ दिया गया है कि मार्जिन रिलीफ इज अवेलेबल इवन दो एक्सीड 12 लाख, टोटल अप टू 12,70,587। एक बार क्या करते हैं, इस पे बिल निकाल के देखते हैं। ठीक है, 12,70,587। क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एंड देन चलिए, मेरे को बताइए इस पे कितना टैक्स आएगा। पहले लिखेंगे 0 to 4 लाख। ठीक है ना, 4 to 8 लाख, 8 to 12 लाख, एंड देन 12 to 12,70,587। ठीक है, बताइए, 0%, 5%, 10% एंड 15%। कितना का? 0, 20,000, 40,000, एंड देन 7587 का कितना? 15%। कितना आ रहा है? 10,588। ठीक है ना, टोटल टैक्स कितना आ रहा है? ये आ रहा है 7588। ठीक है, अब क्या करूंगा, अब मैं देखूंगा मार्जिनल रिलीफ। ठीक है ना, यहाँ पे कैसे लिखूंगा, मैं कहूंगा पहले टैक्स अप टू 12 लाख रुपीज। अगर मेरी 12 लाख की इनकम होती तो कितना टैक्स पे करता? मैं जीरो, क्योंकि 12 लाख तक तो जीरो टैक्स पे करता हूं। बट एडिशनल इनकम कितनी है? 7587। ठीक है ना, कितना आएगा? तो मैं कितना लिखूंगा? 7587। टोटल टैक्स कितना आ गया? 7587। मार्जिन रिलीफ क्या आएगी? मार्जिन रिलीफ क्या आ जाएगी? मतलब अगर मेरी टोटल इनकम अप टू 12,75,86 होता है, एक रुपया कम होता है, तो मेरे को मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट मिलेगा, नहीं तो मेरे को मार्जिन रिलीफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ठीक है ना, तो देखो यहाँ पे वही लिखा है कि मार्जिन रिलीफ इज अवेलेबल इवन इफ टोटल इनकम एक्सीड 12 लाख रुपीज। अगर मैं ओल्ड 115 बीएसी में देखता हूँ, जहाँ पे 7 लाख तक का था, वहां पे कोई मार्जिन रिलीफ नहीं थी, बट यहाँ पे दे दी गई है। ठीक है, तो यहाँ क्या कह रहा है, अप टू 12,70,587 तक क्या होगा, मेरे को मार्जिन रिलीफ दे दी जाएगी। हम क्या करेंगे, टोटल टैक्स ऑन इनकम माइनस टैक्स इनकम इन एक्सेस ऑफ 12 लाख रुपीज, ये हमारे क्या आ जाएगा? मार्जिन रिलीफ। देखो मैंने ये किया ना, पहले 12, अगर यहाँ देखता हूँ 12,50,000 पे क्या किया, पहले टैक्स निकाला, माइनस जो एडिशनल इनकम है 50,000 की, ये माइनस किया, तो मार्जिन रिलीफ क्या आ गया? ये आ गया 17,500। अब मैं 67,500 में से 17,500 माइनस करूंगा, तो मेरा फाइनल टैक्स पेबल आ जाएगा, उसमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस करके मेरा टैक्स पेबल आ जाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्या है? सरचार्जेस। सरचार्जेस में भी हमारे अमेंडमेंट्स हैं। ये क्या कह रहा है, देखो, अगर 50 लाख तक होती है, 50 लाख तक होती है तो नील रहेगा। जैसे 50 लाख से 1 करोड़ जाएगी, 10%। 1 करोड़ से 2 करोड़ पे क्या रहेगा? 15%। एंड 2 करोड़ से ऊपर क्या रहेगा? 25%। अगर मैं ओल्ड इजिप्ट में ले जाऊं, जहां पे हमारा 5 लाख वाले जो स्लैब रेट आता, अगर वहां कहता हूं, तो हमारा था 2 लाख से 5 लाख, 2 करोड़ से 5 करोड़ क्या था? 25%। एंड 5 करोड़ से अबव क्या था? 37%।
ठीक है ना। बट न्यू रिजीम 115 बीएसी में क्या कर दिया गया, 2 करोड़ से अबव क्या कर दिया, 25% कर दिया गया, 37% को हटा दिया गया। ठीक है, ये हमारी अमेंडमेंट्स हो जाती है ऑन सरचार्जेस। अगर मार्जिनल रिलीफ की बात की जाए, जो हमारी 50 लाख या 1 करोड़ 2 करोड़ पे था ना, वो एज इट इज रहेगी, वहां पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है ना। वेदर टोटल इनकम इंक्लूड्स डिविडेंड एनी इनकम लाइक 118 112 112 द सरचार्ज ऑन इनकम टैक्स एज कंप्यूटेड पार्ट शेल नॉट एक्सीड 15%। सिंपल, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। ये सिंपल कह रहा है कि अगर मैं टोटल इनकम में, लेट सपोज मैं कहता हूँ मेरी टोटल इनकम क्या है, 6 CR की है, एंड इस इनकम में क्या है, मेरा एलटीसीजी भी है, डिविडेंड भी है, एंड एसटीसीजी भी है। तो जो मेरी एलटीसीजी डिविडेंड एंड एसटीसीजी होगा, इस पे मैक्सिमम सरचार्ज क्या लग सकता है, 15% ही एप्लीकेबल रहने वाला। ठीक है ना, इस पे मैक्सिमम सरचार्ज क्या रहेगा, 15%। बट जो मेरी अदर इनकम्स होगी, नॉर्मल इनकम लाइक सैलरी, पीजीवीपी, या फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरी क्या है, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज है, वहां पे क्या रहेगा, मेरा 25%। अगर मैं क्या करता हूँ, 115 बीएसी लेता हूँ, या फिर 37% अगर मैं क्या लेता हूँ, ओल्ड टैक्स रीजन चूज कर। ठीक है, यहाँ पे वही बात कर रहा है, जो कि हमारे पुरानी थी, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। ये मैक्सिमम सारी चीज हम अपने इस लेवल्स में कर चुके हैं। हेल्थ एंड एजुकेशन से हमेशा 4% ही रहने वाला है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आए। देन एक बार हमें ओल्ड टैक्स रीजिम बता रहा है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, जस्ट वैसे ही हमें बता रखा है कि अगर इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीओआई या फिर एजेपी होता है, तो हमारा अप टू 5 लाख क्या रहता है, नील रहता है। 5 लाख से 10 लाख क्या रहता है, 20% ऑफ द इनकम एक्सीडिंग 5 लाख टू 10 लाख। एंड अगर 10 लाख से अबोव हो जाती है, तो 10 लाख 1 लाख प्लस 30% ऑफ द टोटल इनकम माइनस 10 लाख रुपीज। ये हमारे सुपर सीनियर सिटीजन की बात कर रहा है। सुपर सीनियर सिटीजन में 5 लाख था ना नील इनकम, तो इसलिए यहाँ पे वो लिया है। आप इस कंफ्यूज मत होना कि यहाँ पे तो हमारा 0 to 2.5 लाख था, एंड देन 2.5 लाख टू 5 लाख था। वो क्यों नहीं, वो कब था, वो सिंपल था। यहाँ पे क्या है, सुपर सीनियर सिटीजन, जो कि हमारे 80 ईयर्स से अबव होता है। ठीक है ना। सुपर सीनियर सिटीजन का मतलब क्या हो गया, जिनकी 80 ईयर ऑफ एज क्रॉस हो चुकी है। ठीक है। देन क्या कह रहा है, अगर सीनियर सिटीजन होता है जिनकी 60 ईयर्स से 80 ईयर्स तक होती है, तो उनके लिए क्या था, 3 लाख तक नहीं था। 3 लाख से 5 लाख क्या था, 5%। 5 लाख से 10 लाख क्या था, 20%। एंड देन 10 लाख से अब जितना भी था उसमें 30%। ठीक है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, वही सीनियर सिटीजन हमारे 60 ईयर एज जिसकी क्रॉस हो जाती है, वो हमारे सीनियर सिटीजन रहने वाला है, बट 80 ईयर से कम होनी चाहिए। एंड अगर अदर्स में कहता है लाइक इंडिविजुअल एचयूएफ, एओपी, बीआई या एजेपी, तो हम क्या कहते हैं, 2.5 लाख तक मिल रहता है। 2.5 लाख टू 5 लाख, 5 लाख 5%, सॉरी, 5 लाख से 10 लाख पे 12,500 प्लस 20%, एंड 10 लाख से अबव 30% इनकम एक्सीडिंग 10 लाख रुपीज। ठीक है ना। 87 ए क्या था, हमारे रेजिडेंट इंडिविजुअल को मिलेगा अगर इनकम 5 लाख से एक्सीड नहीं करती है। क्या था 87 ए, 87 एट था कि आपका जितना भी टैक्स है, या फिर 12,500, अगर हमारी इनकम 5 लाख से कम है, तो इनमें से जो सा भी लोअर होगा वो हमें 87 ए में रिबेट दे दी जाएगी। एक छोटा सा क्वेश्चन करता है, अगर मैं कहता हूँ टोटल इनकम क्या है हमारी, लेट सपोज 4,50,000 रुपीज, तो क्या रहेगा, मैं कहूंगा 0 to 2.5 लाख, एंड 2.5 लाख टू 4.5 लाख। इस पे क्या आएगा, 0%, यहाँ पे आएगा 5%। यहाँ पे जीरो टैक्स, एंड देन 2 लाख पे 5% कितना आ जाएगा, 10,000। टोटल टैक्स क्या आ गया, 10,000 रुपीज। बट क्योंकि टोटल इनकम 5 लाख से कम है, तो मैं क्या कहूंगा, 87 ए की रिबेट मिल जाएगी अंडर ओल्ड स्कीम, कितनी, 10,000 रुपीज। तो टैक्स पेबल कितना आ जाएगा, निल। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, टैक्स पेबल निल आ जाएगा। सर चार्जेस हमारे वही रहने वाला है, कोई चेंजेस नहीं है, लाइक 50 लाख तक निल। 50 लाख से 1 करोड़ 10%, 1 करोड़ से 2 करोड़ 15%, 2 करोड़ से 5 करोड़ 25%, एंड 5 करोड़ से एक्सीडिंग 37%। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है ना। एंड देन वो यहाँ पे भी कोई चेंजेस नहीं है कि अगर क्या होता है कि मेरी टोटल इनकम में क्या है, डिविडेंड है 112 11 ए, या फिर 112 11 ए या 112 ए रहता है, या फिर डिविडेंड रहता है, तो मैक्सिमम जो सरचार्ज है वो हमारा 15% रहने वाला है। 15% से कभी भी एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है ना। एंड 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से हम हमेशा ऐड करनी। देन हमारा फर्म एलएलपी, अगर फर्म की बात करें तो 30% टैक्स रेट रहने वाला है। सरचार्जेस 12% रहेगा अगर मेरी इनकम क्या रहती है, 1 करोड़ से एक्सीड करती है। मार्जिन रिलीफ हमारा अवेलेबल रहेगा, हेल्थ एंड एजुकेशन से हमारा 4% रहने वाला है। कंपनीज की बात की जाए तो हमारे क्या रहने वाला है, अगर यहाँ पे प्रीवियस ईयर चेंज हो गया, पहले 22 23 था, अब क्या हो गया 23 24। अगर टोटल टर्नओवर 4 करोड़ से 400 सीआर से एक्सीड नहीं करती है, तो 25% रहेगा। अगर 400 सीआर से एक्सीड करती है, तो 30%। याद रखना हमारी यहाँ टर्नओवर है। अगर मैं पार्टनरशिप फर्म की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या था, जो सरचार्ज था वो मेरा प्रॉफिट पे
प्रॉफिट पे माना जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है, टर्नओवर पे। अदर केस है तो 30%, अगर फॉरेन कंपनी है तो 35% टैक्स रेट हो जाता है हमारा। चाहे मेरी कितनी है, चाहे मेरी 10 लाख रुपीज की टर्नओवर भी होगी, तो भी क्या रहेगा, मेरे पास 35% रहने वाला है, अगर मेरी फॉरेन कंपनी। सरचार्जेस क्या रहेगा, अगर 10 करोड़ तक है तो डोमेस्टिक में 12%, 1 करोड़ से 10 करोड़ तक 7% एंड 1 करोड़ तक 0। अगर मैं फॉरेन कंपनी की बात करता हूँ, ये 1 करोड़ तक जीरो रहता है, 1 से 10 करोड़ 2% एंड 10 करोड़ से जैसे एक्सीड करेगा तो 5%। इसको हम कैसे कह सकते हैं, 0, 7 एंड 12 फॉर डोमेस्टिक कंपनी, एंड यहाँ पे क्या है, 0, 2 एंड 5 फॉर फॉरेन कंपनीज, ठीक है ना। मार्जिन रिलीफ हमें अवेलेबल की जाएगी फॉर 1 करोड़ एंड 10 करोड़, जहां पे हमारा सरचार्ज एप्लीकेबल हो रहा है। हेल्थ एंड एजुकेशन क्या होने वाला है हमारा 4%, यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है। जस्ट 115 बीएसी जो रहेगा हमारा, वहां पे हमारे चेंजेस आए, ठीक है ना। ये थे हमारे इंट्रोडक्शन में चेंजेस। अब फाइनली हमारे जो चेंजेस अमेंडमेंट्स है वो स्टार्ट हो रही है। चलिए, पहले क्या है, हार्मोनाइजेशन ऑफ सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक प्रेजेंस एप्लीकेबिलिटी विद बिजनेस कनेक्शन, सेक्शन 9। अब मैं क्या करता हूँ, इसको पहले एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन आपको रीड कराऊं। सबसे पहले एग्जांपल लेता हूं। अगर मैं कहता हूं कोई रेजिडेंट है, ठीक है ना, वो क्या करता है, इंडिया में कुछ गुड्स परचेज करता है, एंड वो क्या करता है, जो गुड्स परचेज किया है वो क्या करता है, यूएसए में क्या करेगा, इसको एक्सपोर्ट कर रहा है। हमने कहा इंडिया का कोई रेजिडेंट है, वो इंडिया में कुछ परचेज कर रहा है एंड देन यूएसए में एक्सपोर्ट कर रहा है। अब इससे क्या होगा, जो भी इसका प्रॉफिट होगा वो क्या होगा, टैक्सेबल होगा इंडिया में। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है, रेजिडेंट के लिए कोई दिक्कत नहीं है। बट फिर हमने एक और चीज पढ़ी थी कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट होता है, अगर कोई नॉन रेजिडेंट है, वो क्या कर रहा है, इंडिया में आ रहा है, कुछ परचेज कर रहा है, फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग टू अदर कंट्री। लेट्स सपोज यूएसए, वो क्या करता है, कोई नॉन रेजिडेंट है, यूएसए का ही बनता है, वो इंडिया में आता है, इंडिया में गुड्स परचेज करता है एंड यूएसए में एक्सपोर्ट कर देता है। तो हम क्या कहते थे कि क्योंकि ये इंडिया में है, इंडिया में गुड्स परचेज करा है एंड देन एक्सपोर्ट कर रहा है, तो हम क्या कहते थे, इसका ये बिजनेस कनेक्शन मान लिया जाएगा। इसका बिजनेस कनेक्शन कहाँ माना जाएगा, इंडिया में। एंड इस पे क्या करना होगा, इसको इनकम टैक्स पे करना होगा इंडिया में। इसको इनकम टैक्स पे करना होगा इंडिया में। क्यों, क्योंकि वो इंडिया में है, इंडिया में क्या कर रहा है, गुड्स परचेज कर रहा है देन एक्सपोर्ट कर रहा है, मतलब जो प्रॉफिट है वो इंडिया से रिलेटेड है, डीम टू एक्रू अराइज इन इंडिया होगा एंड इंडिया में टैक्स चार्ज कर लिया जाएगा। बट इसको अमेंड करके कर दिया गया है क्या, कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट आता है, वो क्या करता है, गुड्स परचेज फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्टिंग। क्या कह रहा है, वो जो नॉन रेजिडेंट है ना, वो इंडिया में गुड्स परचेज करना है, बट उसका मेन मोटिव क्या है, उसको सेम गुड्स एक्सपोर्ट करना है, वो इंडिया में बिल्कुल भी नहीं यूज करेगा। वो क्या कर रहा है, एक्सपोर्ट कर रहा है अदर टू एनी अदर कंट्री लाइक यूएस। अगर वो ऐसे करता है तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, ये इसका बिजनेस कनेक्शन नहीं हुआ है एंड इसको इंडिया में टैक्स पे नहीं करना, इंडिया में टैक्स पे नहीं, ठीक है ना। ये अमेंडमेंट है, एक बार पढ़ लेते हैं इसको सही से, देखो क्या कह रहा है। Section 91 inter alia provides that all the income accrue or arise, whether directly or indirectly through from any business connection in India, shall deem to accrue or arise in India। सिंपल कह रहे हैं कि कोई भी अगर बंदा इंडिया में काम करेगा, उसको इनकम होगी तो इंडिया में टैक्स पे करना होगा। बट क्लॉज बी ऑफ एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ 911 provides that in case of non-resident, no income shall deem to accrue or rise in India through or from operation which are confined to purchase of goods for the purpose of exporting them. Further क्या कह रहा है? It provides that significant economic presence of a non-resident India shall constitute business connection in India and significant economic presence for the purpose of inter India means transaction in respect of goods out by any person with any person in India. ठीक है ना। इट हैज बीन amended as to provide that transaction or activities of non-resident in India which is confined to purchase of goods in India for the purpose of exporting them shall not constitute significant economic presence to non-resident India। सिंपल कह रहा है कि हमारी significant economic presence नहीं मानी जाएगी, प्लस इस पे इंडिया में टैक्स चार्ज नहीं किया जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है? नेक्स्ट है सनसेट डेट फॉर द कमेंसमेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ आईएफएससी। देखो क्या कह रहा है, नेक्स्ट है हमारा अमेंडमेंट टू 10(4)(e). अगर आपको ये देखना है, ये हमारी स्टडी मेट में कहां पे है, तो पेज नंबर ये हमारा 38 रहने वाला है स्टडी मेट का। ठीक है ना, पेज नंबर 38 ऑफ स्टडी मेट रहने वाला है। देन कह रहा है कि 10(4)(e). 10(4)(e) क्या कह रहा है? देखो ये कह रहा है कि एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या है, अगर कोई भी इनकम एक्रू और अराइज हो रही है टू अ नॉन रेजिडेंट ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉन डिलीवरेबल फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट या फिर ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट और ओवर द काउंटर डेरिवेटिव या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑन ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एंटर इन द offshore banking unit in IFSC referred in 1A of 80 LA shall not be included in the total income of non-resident। सिंपल कह रहा है कि अगर कोई भी नॉन रेजिडेंट होता था एंड वो क्या कर रहा था, इधर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कोई भी नॉन डेरिवेटिव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है या ऑफशोर डेरिवेटिव है या फिर ओवर द काउंटर डेरिवेटिव है, एंड वो क्या कर रहा था, ओबीयू ऑफशोर बैंकिंग यूनिट जो आईएफएससी में लोकेटेड है उनके साथ कोई ट्रांजेक्शन करता है, उससे कोई इनकम आती है तो उसकी वो इनकम नहीं मानी जाएगी। जस्ट क्या किया गया है, अमेंडमेंट क्या है, जो हमारा आईएफएससी है ना, इसके साथ साथ एक और लिख दिया गया है विद द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ठीक है ना, इन आईएफएससी पहले ओबीयू था, ओबीयू के साथ साथ क्या गया, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। देखो क्या लिखा है, इन ऑर्डर फर्दर इंसेंटिवाइज ऑपरेशन फ्रॉम आईएफएससी इट हैज बीन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट इनकम ऑफ नॉन रेजिडेंट ऑन अकाउंट ऑफ ट्रांसफर ऑफ नॉन डेरिवेटिव फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और शोर ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट ओवर द काउंटर या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम ऑफ ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट एंटर विद द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। ज्यादा कोई चेंज नहीं है, जैसे यहाँ पे ओबीओ के साथ साथ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर भी ऐड कर दिया गया ताकि स्कोप ज्यादा होता है, ज्यादा ज्यादा इंडिया में लोग इन्वेस्ट करें। ठीक है ना, और मेजर अमेंडमेंट इसमें नहीं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन आता है वो आता है सेक्शन 10(4)(h) एंड 10(34)(b). अब ये क्या कर रहा है, देखो ये क्या कहता था कि जो हमारा 10(4)(h) था, it provides exemption to non-resident or unit of IFSC engaged in the aircraft leasing on capital gain on transfer of equity shares of the domestic company being units of IFSC engaged in the aircraft leasing. Further 10(34)(b) exemption provide करता है to dividend paid by the company being unit in the IFSC in aircraft leasing to a unit in IFSC engaged in the aircraft leasing। सिंपल कह रहे हैं कि अगर हम क्या करते थे, कोई भी नॉन रेजिडेंट है या कोई आईएफएससी की यूनिट है, वो क्या कर रही है, दूसरी कंपनी जो आईपीएससी लिमिटेड है जिसका मेन काम क्या है, एयरक्राफ्ट लीजिंग का, उसके शेयर्स सेल करिए एंड उससे कोई कैपिटल गेन हो रहा है तो वो एग्जाम था। एंड अगर उसको कोई डिविडेंड मिलता है फ्रॉम सेम आईपीएससी कंपनी जो एयरक्राफ्ट लीजिंग में है तो वो भी क्या था, एग्जाम था। एक बार मैं एग्जांपल ले लेता हूं कि लाइक मैं कहता हूं ए लिमिटेड, ये क्या है, आईएफएससी में क्या है, इसकी कंपनी है। ये दूसरी कंपनी जो कि बी लिमिटेड है, ये भी कहां लोकेटेड है, आईएफएससी, एंड इसका मेन काम क्या है, एयरक्राफ्ट का। इसका मेन काम क्या है, एयरक्राफ्ट का। अगर ए लिमिटेड क्या करती है, बी लिमिटेड के शेयर सेल करती है एंड उससे कोई कैपिटल गेन हो रहा है तो ये कैपिटल गेन क्या है, एग्जम्प्ट है। ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू 10(4)(h), 10(4)(h) है ना, ठीक है। एंड अगर क्या करती है, बी लिमिटेड को डिविडेंड देती है ना ए लिमिटेड को, तो ये भी क्या था, एग्जाम था। ये भी क्या था, एग्जाम था। बट अभी तक क्या था, ये एयरक्राफ्ट के लिए था, मतलब वो कंपनी जो एयरक्राफ्ट में डील करती है खाली उसके शेयर्स के था। अब क्या हो गया, इसको अमेंड करके एयरक्राफ्ट के साथ साथ शिप्स भी लिख दिए गए। जस्ट अमेंडमेंट क्या हुई, एयरक्राफ्ट के साथ साथ एक शिप्स भी लिखा गया है, मतलब अगर बी लिमिटेड एयरक्राफ्ट के अलावा शिप्स का भी काम करेगी तो भी उसको अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है ना, देखो similarly to aircraft leasing in the shipping in the ship leasing business, separate special purpose vehicles are created for one or more vessels to safeguard the investor. Therefore, on the lines of aircraft, exemption is extended to non-resident or IFSC engaged in the ship leasing on capital gain on the transfer of equity shares of domestic company in the IFSC engaged in ship leasing या फिर dividend paid by the company being in IFSC engaged in the ship leasing to IFSC engaged in ship leasing। ठीक है ना, क्या कह रहा है, ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, शिप लीजिंग है एयरक्राफ्ट वाली कंपनी होनी चाहिए। अगर बी लिमिटेड ए को या तो कोई डिविडेंड दे रही है, ए लिमिटेड बी के शेयर सेल कर रही है, उससे कोई प्रॉफिट आ रहा है तो वो क्या रहने वाला है, एग्जाम्प्ट रहने वाला है। प्रोवाइडेड दोनों क्या होनी चाहिए, आईएफएससी में लोकेटेड होनी चाहिए एंड दोनों ही क्या हो, एयरक्राफ्ट शिप लीजिंग में काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारी अमेंडमेंट्स, अमेंडमेंट टू सेक्शन 10(10)(d). अभी क्या कह रही है, अच्छा 10(10)(d) हमें क्या बताता था, 10(10)(d) क्या था, ये कहता था अगर यूलिप्स है या फिर LICF, यूलिप्स भी अगर 1424
1421 के बाद किए, अगर कोई भी यूनिट 1421 के बाद बाय किए प्लस उसका जो टोटल प्रीमियम है 2,50,000 से एक्सीड करता है तो हमें एग्जामेशन अलाउ नहीं की जाएगी। प्लस सेम हमारा LIC के लिए था, वहां पे क्या थी 1 अप्रैल 2023 था। यहाँ पे क्या था कि अगर टोटल इंश्योरेंस प्रीमियम क्या था 5 लाख से एक्सीड करता था, ठीक है ना, तो हमें क्या था, हमें एग्जामेशन नहीं दी जाएगी, हमारे 1010D में एग्जामेशन नहीं आएगी, प्लस हमारा टैक्सेबल हो जाएगा। बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है जितने भी हमारे नॉन रेजिडेंट बंदे होते थे, जितने भी हमारे नॉन रेजिडेंट होते थे वो क्या करते थे, आगे नॉन रेजिडेंट से ही परचेज कर लेते थे, मतलब वो इंडिया में इंश्योरेंस नहीं परचेज करते थे। इसलिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको अमेंड करके क्या कर दिया, अवेलिंग LIC लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम इंश्योरेंस ऑफिस इन IFSC। अगर क्या करता है कोई बंदा जो IFSC में लोकेटेड है, उन इंश्योरेंस ऑफिस वहां से कोई इंश्योरेंस देता है, तो ये जो 5 लाख एंड 2.5 लाख की लिमिट है ये एप्लीकेबल नहीं हो पाए। ठीक है, एक बार देखते हैं, देखो 1010D provides exemption to sum received under life insurance policy, including the sum allocated by way of bonus of such policy subject to condition specified therein. The said provision is also applicable to insurance policy by IFSC insurance officer. देखो, फोर्थ फिफ्थ सिक्स एंड सेवन प्रोविजन क्या कहता था, प्रोवाइड्स दैट एग्जेम्पशन अंडर दिस सेट क्लॉज इज नॉट अवेलेबल इफ एनुअल अमाउंट ऑफ प्रीमियम एक्सीड 2.5 लाख इन यूलिप्स या फिर 5 लाख इन LIC। क्या कह रहा है कि अगर 2.5 लाख यूलिप्स एक्सीड करता है तो एग्जेम्पशन नहीं प्रोवाइड की जाएगी, प्लस अगर LIC की बात की जाए तो 5 लाख से जैसे ही एक्सीड करेगा तो हमें क्या नहीं दी जाएगी, हमें 1010D की एग्जेम्पशन नहीं दी जाएगी। बट अगर हम नॉन क्यों, टू प्रोवाइड पैरिटी टू नॉन रेजिडेंट अवेलिंग लाइफ इंश्योरेंस फ्रॉम insurance in IFSC via or other foreign jurisdiction. 1010D has been amended to provide the proceeds received on LIC by the IFSC shall be exempted without condition to maximum premium. सिंपल कह रहे कि अगर कोई भी फॉरेन नॉन रेजिडेंट, ठीक है ना, क्या कह रहा है कि अगर कोई नॉन रेजिडेंट होता है वो किसी और नॉन रेजिडेंट के अलावा किसी इंश्योरेंस ऑफिस जो IFSC में लोकेटेड है अगर इनसे लेता है तो जो हमारी जो मैक्सिमम लिमिट है ना 2.5 लाख और 5 लाख वाली ये एप्लीकेबल नहीं होने, ठीक है ना, ये अप्लाई नहीं होने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस वत्सल्य स्कीम्स। नेक्स्ट क्या है, पार्शियल विड्रॉल फ्रॉम एनपीएस वत्सल्य स्कीम्स। ये क्या कह रहा है, देखो ये क्या कह रहा है यहाँ पे, the NPS Vatsalya schemes allow for partial withdrawal from minor account to address certain contingency situation like education, treatment of specific illness या disability of 75% of more of minors। ठीक है ना, पहले क्या होता था कि अगर एनपीएस वात्सल्य स्कीम्स में हमने कुछ पैसा डाला वहां से विड्रॉ कर रहे हैं तो क्या होगा, वो हमारा टैक्सेबल होगा, ठीक है ना। बट प्रॉब्लम ये है कि हम जो डिपॉजिट कर रहे हैं मेनली उसका रीजन क्या है, अदर या तो बच्चों की एजुकेशन के लिए या फिर उनके ट्रीटमेंट के लिए, मतलब उनकी तबीयत खराब है, इलनेस है या डिसेबिलिटी है, उनके लिए तो कर रहे हैं ना। तो अगर मैं उसमें से विड्रॉ कर रहा हूं तो वो टैक्सेबल क्यों हो रहा है, तो यहाँ पे अमेंडमेंट्स लाई गई है एंड क्या कह दिया गया, देखो अकॉर्डिंग टू 1012BA हैज बीन इंसर्टेड टू प्रोवाइड that any income received on partial withdrawal made out of minor account shall not be included in the total income of the parent guardian to the extent it does not include exceed 25% of the amount contributed by him and in accordance with the terms and condition under the pension firm regulatory and development authority 2013। सिंपल क्या कह रहा है कि अगर हम क्या करते हैं, कोई भी एनपीएस वात्सल्य स्कीम्स हमने क्या की माइनर के लिए खुलवाई, प्लस उनके लिए ही माइनर्स के लिए हम क्या कर रहे हैं, पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर टोटल अमाउंट 25% से जितना मैंने कंट्रीब्यूट किया उसके 25% से एक्सीड नहीं करता है तो जो गार्जियन होगा या उसके जो पेरेंट्स हो गए उसके हाथ में वो इंक्लूड नहीं किया जाएगा, वो टैक्सेबल नहीं होने वाला है। मतलब सिंपल कह सकते हैं कि अगर मैं क्या कर रहा हूँ, पार्शियल विड्रॉ कर रहा हूँ, पार्शियल विड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है ना, तो जो कंट्रीब्यूशन का 25% होगा ये क्या रहने वाला है, एग्जाम रहने वाला है, ये टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं सिंपल। अगर ये स्टडी मैट की बात की जाए तो हमारा पे नंबर 57 पे मिल जाएगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है अमेंडमेंट टू सेक्शन 1023 FF। अभी 1023 FF क्या कह रहा है, एक बार ये देखते हैं। देखो
ये क्या कह रहा है, ये पहले एग्जामेशन प्रोवाइड करता है टू इनकम इन द नेचर ऑफ डिविडेंड, इंटरेस्ट, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या सर्टेन इनकम्स अराइजिंग टू इन्वेस्टमेंट मेड बाय इन इंडिया, specified person, sovereign wealth funds या फिर pension fund which fulfill the condition prescribed in and is specified by the central government। क्या हुआ, गवर्नमेंट क्या चाहती थी कि जो हमारे सोवरन वेल्थ फंड्स हैं या फिर पेंशन फंड्स हैं वो इनमें ज्यादा ज्यादा इन्वेस्ट करें। तो उनके लिए क्या किया गया था, जो भी हमारा डिविडेंड है या इंटरेस्ट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन या सर्टेन इनकम्स जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई किए, वो सारी इनकम्स क्या थी, इनके लिए एग्जम्प्ट हो गई थी। बट उसके बाद क्या हुआ, एक नोटिफिकेशन आया जिसका क्या था, सेक्शन 50A बाय फाइनेंस एक्ट नंबर 2 2024, जो हमारे 2024 एक्ट में फाइनेंस एक्ट 2024 में क्या हुआ, एक अमेंडमेंट लाई गई। अब ये अमेंडमेंट्स क्या कहती थी कि जो हमारे अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज थी वो हमेशा शॉर्ट कैपिटल गेन ट्रीट किया जाए। मतलब जो अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज है ना, आइदर मैं उसको 10 इयर्स के लिए होल्ड कर रहा हूँ, आइदर मैं उसको 50 इयर्स के लिए होल्ड कर रहा हूँ, या फिर आइदर मैं उसको 2 मंथ्स के लिए होल्ड कर रहा हूँ, ये हमेशा क्या माना जाएगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन माना जाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ द होल्डिंग पीरियड। अब इससे दिक्कत क्या है, जो भी हमारे एसडब्ल्यूएफ या पीएफ थे वो नाराज हो गए। क्यों यार, मैं तो इसको 10 साल के लिए 5 साल के लिए होल्ड कर रहा हूँ, बट चाहे मैं कितने भी टाइम के लिए होल्ड करूं मेरे को तो शॉर्ट टर्म देना है, ज्यादा टैक्स रेट से पे करना है। तो क्या हुआ, इससे ना एक दिक्कत आने लगी कि जो एसडब्ल्यूएस या पेंशन फंड्स हैं वो कम इन्वेस्ट करने लगे थे इंडिया में। तो क्या हुआ, इसको हमारी गवर्नमेंट ने क्या करते हैं, अमेंड कर दिया। अब जो शॉर्ट टर्म था ना वो भी एग्जाम कर दिया गया, मतलब ऑल्दो लॉन्ग टर्म को शॉर्ट टर्म माना जाएगा बट शॉर्ट टर्म को भी एग्जाम कर दिया गया। देखो क्या कह रहे थे वो, this will result in the long-term capital gain invested in unlisted debt investment to be taxable in the hands of SWF and PF. Prior to said amendments, SWF and PF were eligible for the exemption on long-term capital gain on unlisted debt funds। ठीक है ना, अब क्या कर देगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन whether or not as capital gain are deemed to be short-term capital gain arising from the investment in India shall inter alia will not be included in the total income of the specified period। प्लस डेट क्या कर दी गई, 31 मार्च 2030 तक एक्सटेंड कर दी गई। एक बार क्या करते हैं, इसको एग्जांपल से भी देखते हैं। देखो मैं क्या कह रहा हूं, एसडब्ल्यूएफ या पीएफ, अगर ये क्या करते हैं, अनलिस्टेड डेट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते थे, ठीक है ना, एंड ये क्या रहेगा, एलटीसीजी। तो बिफोर 2024 क्या था, ये एग्जाम था। 2024 से क्या पहले क्या था, एग्जाम था। बट आफ्टर 2024 क्या था, आफ्टर 2024 में गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट्स लाई, वो क्या कहती है कि जो हमारा एलटीसीजी है, ऑल्दो ये हमारा एलटीसीजी है बट फॉर द टैक्सेशन पर्पस इसको एसटीसीजी मान लिया जाएगा। प्लस इससे आप इस पे आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा। मतलब ऑल्दो उसका नेचर लॉन्ग टर्म है बट इसको हम क्या करेंगे, फॉर द टैक्स पर्पस हम इसको शॉर्ट टर्म मानेंगे एंड इस पे आपसे टैक्स चार्ज किया जाएगा। बट इससे जब गवर्नमेंट को पता लगे कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, एसडब्ल्यू या पीएफ इंडिया में इन्वेस्ट नहीं कर रही है, तो इसको फिर से क्या कर दिया गया, अमेंड कर दिया गया। अमेंड करके क्या गया, ऑल्दो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्या हो रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन समझा जा रहा है। क्यों, क्योंकि 2050 की अमेंडमेंट है। अब इसको दोबारा से अमेंड करके कर दी गई, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन भी क्या होने वाला है, एग्जाम होने वाला है। मतलब सिंपल हम कह सकते हैं कि अगर एसडब्ल्यू या पीएफ क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको हम एग्जाम करने वाले, ठीक है। प्लस जो डेट है वो 31 मार्च 2030 तक एक्सटेंड कर दी गई है, ठीक है ना, सिंपल सी अमेंडमेंट है। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय। नेक्स्ट क्या है, स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, जो मॉनेटरी थ्रेशोल्ड लिमिट है ऑफ स्पेसिफाइड एम्प्लॉय, ये क्या कर दी गई, 4 लाख कर दी गई है। पहले क्या थी, ये जो ओल्ड थी ये लिमिट थी 50,000 की, बट 50,000 को डिलीट कर दिया गया। अब यहाँ पे क्या है, 4 लाख की लिमिट कर दी गई है। अगर मैं पेज बताऊं तो ये पेज नंबर 111 पे आपको मिल जाएगा ऑफ स्टडी में, ठीक है ना। देन क्या है, मेडिकल फैसिलिटीज आउटसाइड इंडिया। अब इसमें क्या है कि अगर क्या होता था, देखो, द एक्सपेंडिचर incurred by the employer for travel outside India on medical treatment of employees or his family would not be treated as perquisite if the salary of employee does not exceed 2 lakh rupees। पहले क्या था कि अगर टोटल इनकम मेरी 2 लाख से एक्सीड नहीं करती है तो वो एग्जाम रहेगा, अगर 2 लाख से एक्सीड करती है तो वो क्या हो जाता है, टैक्सेबल हो जाता है। बट मैंने बताया था कि 2 लाख को कट करके 8 लाख कर दिया गया, इसका हमारे क्वेश्चन भी था। ये हमारे पेज नंबर 136 ऑफ स्टडी मेट आ जाएगा, ठीक है ना। एंड जो क्वेश्चन था वो हिमालय लिमिटेड के नाम से था, हिमालय लिमिटेड के नाम से था। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसमें अमेंडमेंट है। क्या हुआ, सिंपल 2 लाख को काट करके
8 लाख कर दिया गया, हमारी जो इनकम थी उसको 8 लाख कर दिया गया कि अगर 8 लाख से एक्सीड कर दिया तो टैक्सेबल होगा, नहीं तो एग्जाम होने वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, एनुअल वैल्यू ऑफ द सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अब ये क्या कह रहा है, ये क्या है, हमारा हाउस प्रॉपर्टी चैप्टर है, इसमें कोई अमेंडमेंट नहीं है, कोई ऐसा चेंज नहीं है, जैसे क्लैरिफिकेशन है। क्या है क्लैरिफिकेशन, देखो कि अगर क्या होता है, मेरे पास एक घर है, या तो मैं उसमें खुद रह रहा हूँ, ऑक्यूपाइंग ऑफ द ओनर फॉर द पर्पस ऑफ हिज रेजिडेंट, आइदर मैं खुद रह रहा हूँ, या ओनर कैन नॉट रियली ऑक्यूपाई इट ड्यू टू एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और प्रोफेशन कैरियड ऑन एट एनी अदर प्लेस, इन सच केस एनुअल वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी शुड बी नील। देखो कह रहा है कि अगर मेरा क्या है, दिल्ली में तो है मेरा हाउस, बट मेरी जो जॉब है वो कहाँ पे है, नोएडा में। ठीक है ना, इसलिए मैं क्या करता हूँ, नोएडा में ही रहता हूँ इन रेंटेड हाउस। ठीक है ना, तो ये जो दिल्ली वाला हाउस है ना, इसकी जो एनुअल वैल्यू है वो क्या रहने वाली है, नील रहने वाली है। जैसे अमेंडमेंट नहीं है, जैसे क्लैरिफिकेशन है। प्लस ये मैक्सिमम क्या हो सकता है, 2 हाउस तक हो सकता है। हमने बताया था ना कि अगर मेरे पास 2 घर है तो मैक्सिमम 2 हाउस तक क्या रहेगा, हमारा एनुअल वैल्यू नील ली जाएगी। बट अगर 2 हाउस से ज्यादा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, डीम लेट आउट माना जाएगा इन एक्सेस ऑफ 2 हाउसेस। ठीक है ना। फर्दर क्या कह रहा है, अगर मेरे 2 घर होता है तो क्या कह रहा है, properties only which are self occupied, हम कहेंगे मैक्सिमम 2 हाउस से क्या होने वाला है, एनुअल वैल्यू नील रहने वाला है। विद द व्यू ऑफ सिंप्लीफाइंग द प्रोविजन, it has been amended to provide that the annual value of the property consisting of house or any part shall be taken as new if the owner occupies it for own resident या cannot occupy due to any reason। अगर मैं क्या करूं, अपने लिए रह रहा हूं, या फिर मैं किसी और रीजन की वजह से उसमें नहीं रह पा रहा हूं, तो हमारी एनुअल वैल्यू क्या होने वाली है, एनुअल वैल्यू हमेशा क्या होने वाली है, नील रहने वाली है, चाहे कुछ भी रीजन। ठीक है ना। सेक्शन 23(4) which allows this benefit only in respect of 2 houses shall apply। मैक्सिमम 2 हाउसेस पे ये लगने वाला है। ठीक है, ये हमारी हाउस प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमारा अमेंडमेंट्स ऑफ डेफिनेशन इन कैपिटल एसेट, सेक्शन 214। अब क्या है, कैपिटल एसेट में जस्ट एक छोटी सी अमेंडमेंट आई है, वो क्या है एक बार देखते हैं। देखो, अगर मैं कैपिटल गेन की डेफिनेशन की बात करूं तो कैपिटल एसेट्स क्या था, कैपिटल एसेट्स की डेफिनेशन क्या थी, इट मींस एनी प्रॉपर्टी हेल्ड बाय द पर्सन, जो बिजनेस नेचर की नहीं है, नॉट इन द नेचर ऑफ बिजनेस। अगर मैं बिजनेस नेचर की नहीं है तो क्या रहेगी, वो कैपिटल एसेट था। सेकंड क्या था, यूलिप हैड बाय द एसएससी इफ 10 10 डी डज नॉट अप्लाई। मतलब क्या था कि अगर मेरी जो टोटल हमारी यूलिप्स में था ना 1421 के बाद, अगर 2,50,000 से एक्सीड करती है तो जो भी एक्सेस होगा वो हमारे क्या था, कैपिटल गेन में टैक्सेबल होने वाला था। प्लस इसके साथ साथ एक और थी लिमिट, क्या था, जो थर्ड था वो था एनी लिमिट, एनी सिक्योरिटी हेल्ड बाय एफआईआई एज पर सब रेगुलेशन। अगर हम बात करते हैं कि अगर कोई एफ आई आई क्या कर रहा है, कोई सिक्योरिटी हेल्ड कर रहा है एज पर सेल्फ रेगुलेशन, तो क्या था, वो कैपिटल एसेट था। अब अमेंडमेंट क्या है, सिंपल, इस एफ आई आई का क्या किया गया है, एफ आई आई के साथ साथ इन्वेस्टमेंट फंड भी लिख दिया गया है। जस्ट इतना था अमेंडमेंट है। मतलब पहले एफ आई आई था, पहले एफ आई आई फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर को कहा गया था, अब क्या करते थे, इनके साथ साथ इन्वेस्टमेंट फंड भी ऐड कर दिया गया है, बाकी कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, एक बार पढ़ लेते हैं, देखो, कैपिटल एसेट टू इंक्लूड प्रॉपर्टी of any kind held by the SSC, whether or not in connection with the business, but does not is to include stock and trade, personal assets as per the definition। कोई changes नहीं है। The security held by the FII, foreign institutional investor, which has invested in the securities in accordance with the regulation of SEBI, are also defined as capital asset। अगर कोई FII कोई सिक्योरिटी हेल्ड करती है तो वो भी क्या था, कैपिटल एसेट था। ठीक है ना। There have been some uncertainty in the characteristics of income arising from the transaction in security, whether it is capital assets or business income for the investment fund। पहले ये दिक्कत थी, बट इसको क्या कर देगा, अमेंड करके सिंपल कर दिया गया। Amended provides that any security held by the investment fund as per section 115 BO which has been invested in the securities in accordance with the SEBI would be treated as capital asset, so as income arising transfer of security will be capital gain।
सिंपल कह रहा है कि अगर एफआईआई के साथ साथ अगर इन्वेस्टमेंट फंड भी क्या करता है, कोई सिक्योरिटी हेल्प करता है एज पर सेबी रेगुलेशन, तो हम क्या कहेंगे, वो सिक्योरिटी क्या होगी, कैपिटल एसेट एज्यूम की जाएगी, प्लस उसके साथ जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारा कैपिटल गेन हो जाए। ठीक है। अगर इसके पे नंबर की बात की जाए तो हमारा पे नंबर है ये हमारा 285। एक मिनट बस, सॉरी, 285 ने 292 होने वाला है हमारा ईस्टर्न डीमैट का पे नंबर। ठीक है, हम वहां पे देख सकते हो। नेक्स्ट क्या है, अमेंडमेंट्स इन द डेफिनेशन ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट्स। क्या गया है, वर्चुअल डिजिटल एसेट्स की डेफिनेशन को अमेंड कर दिया गया है। जस्ट उसमें एक चीज और इंक्लूड कर दिया है, क्रिप्टो एसेट्स बीइंग डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू दैट यूटिलाइज इन क्रिप्टोग्राफी सिक्योर डिस्ट्रीब्यूशन लेजर और सिमिलर टेक्नोलॉजी। सिंपल कह रहा है कि कोई भी अगर डिजिटल रिप्रेजेंटेशन नेचर है जो कि क्रिप्टोग्राफिकल नेचर पे डिपेंड करता है, सिमिलर टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करता है, उसको हम वर्चुअल डिजिटल एसेट्स कह देंगे। ठीक है ना। इंपॉर्टेंट मैंने बताया था कि इसकी डेफिनेशन याद मत रखना, बट जो हमारे टैक्सेशन पर्पस के लिए था वो प्लीज याद रखना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता, हो सकता है एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट है ब्रिंकिंग क्लैरिटी इन द इनकम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ यूलिप्स। देखो क्या कह रहा है, आप यूलिप्स की रिडेम्पशन की बात कर रहा है। ऊपर क्या था, हमने यूलिप्स के बारे में बात कर, क्या क्या था वहां पे, खाली 2.5 लाख और 5 लाख की बात की थी। 5 लाख कहा था एलआईसी में था, 2.5 लाख क्या था यूलिप में था। ठीक है ना। अब उसकी रिडेम्पशन की बात कर रहा है। देखो इसमें क्या कह रहा है कि अगर क्या होता है, कोई भी यूलिप है एंड जो टोटल प्रीमियम है 2.5 लाख से क्या हो रहा है, एक्सीड कर रहा है, तो हमने कहा था अगर वो एक्सीड करता है तो हमने कहा था जो 1010D की एग्जामेशन है ना, वो एप्लीकेबल नहीं रहेगी एंड ये क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। बट ये टैक्सेबल कहाँ होगा, ये अंडर कैपिटल गेन हेड टैक्सेबल होने वाला है। ठीक है ना। प्लस जो भी प्रॉफिट होगा वो क्या होगा हमारा, वो हमारा कैपिटल गेन हो जाएगा एंड एज पर कैपिटल गेन टैक्सेबल हो जाएगा। प्लस जैसे हमारा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड या फिर इक्विटी शेयर्स 112A वाला होता है, उसके अकॉर्डिंग ये टैक्सेबल होने वाला है। जस्ट इतना सा ये क्लैरिफिकेशन कह सकता है। ठीक है ना, क्लैरिटी ला रहा है। देखो, इट प्रोवाइड फॉर द इनकम टैक्स एग्जम्पशन ऑफ द सम रिसीव अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी इंक्लूडिंग बोनस ऑफ सच पॉलिसी। देयर इज अ कंडीशन दैट प्रीमियम पेबल फॉर द इयर्स ऑफ पॉलिसी शैल नॉट एक्सीड 10% ऑफ एक्चुअल कैपिटल सम एश्योर्ड। हम क्या कह रहे हैं, ये मैंने अभी तक आपको यूलिप्स का बताया। अगर एलआईसी की बात करें तो हमने कहा था अगर टोटल प्रीमियम क्या होता है, 10% ऑफ सम एश्योर्ड से एक्सीड करता है, तो जो 1010D की एग्जामेशन है वो अप्लाई नहीं होगी। ठीक है ना। सेम हमारा जैसे यूलिप में था ऐसे ही एलआईसी में, बट यहाँ पे डिफरेंस क्या था कि जो टैक्सेबल रहेगा ना, ये हमारा आईएफओएस में। जस्ट एक मिनट देना मेरे को। चलिए, ठीक है। क्या था हमारा एलआईसी में, हम क्या कह रहे थे कि एलआईसी हमारी आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाएगी। यूलिप अगर 1010 अप्लाई नहीं होता है, वो कैपिटल गेन हेड में जाता है, बट अगर एलआईसी की एग्जामेशन अप्लाई नहीं होती है तो हमारा आईएफओएस में टैक्सेबल हो जाती है। ठीक है ना। तो देखो वही कह रहा है कि अगर ये क्या है 10% से ज्यादा एक्सेट करती है तो 1010D की एग्जामेशन अलाउ नहीं की जाएगी। इसी के साथ साथ क्या कह रहा है, it may be pertinent to note that restriction for the benefit of 1010D to smaller or genuine LIC cases. The Finance Act 2021 amendments की थी 1010D में to provide exemption under the clause shall not apply with respect to any ULIPs or policy issued on or after 1/4/2021। अगर पॉलिसी की वैल्यू क्या आती है 2,50,000 से एक्सीड करती है। Further, ULIP is a capital asset and only exemption 10D does not apply on such policy on applicability of 10(4) and 5 and accordingly taxable as capital gain। सिंपल क्या कह रहा है कि हमारे कैपिटल एसेट मान लिया जाएगा एज अंडर कैपिटल गेन हेड टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए इसके बाद क्या कह रहा है, However, in case of life insurance policy, some chargeable to income tax under IFRS। अगर एलआईसी की बात की जाए तो आईएफओएस में जाता है, यूलिप्स की बात की जाए तो वो कहाँ जाएगा, कैपिटल गेन हेड में जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फर्दर एनी सम रिसीव अंडर लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी अंडर 1010D A to D read with the provision of 10D are not eligible for exemption under 1010D सब क्लोज एप्लीकेबल टू यूलिप्स एज वेल। सिंपल कह रहा है कि जो हमारा एलआईसी के लिए एप्लीकेबल था वो यूलिप्स के लिए भी एप्लीकेबल है।
अभी फाइनली क्या बता रहा है, यूलिप्स टू विच 1010 डज नॉट अप्लाई इज अ कैपिटल एसेट। प्रॉफिट एंड गेन्स क्या होगा, एज अ कैपिटल गेन टैक्सेबल होने वाला है। यूलिप्स टू विच एग्जेम्पशन डज नॉट अप्लाई शैल बी इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स। सिंपल क्या है कि हमारा कैपिटल एसेट रहेगा, कैपिटल गेन रहेगा, प्लस जो हमारा सेक्शन 1128 जो हमारा इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स है उसमें हम यूलिप्स इंक्लूड करने वाले हैं, अगर 1010 की एप्लीकेशन 1010 की एग्जेम्पशन अप्लाई नहीं होगी। अगर 1010 की एग्जेम्पशन हो गई अप्लाई तो हम यहाँ पे इंक्लूड नहीं करेंगे। सिंपल क्या याद रख सकते हो, सिंपल कहना है कि अगर 2,50,000 से कम है तो हम क्या कहेंगे, एग्जाम रखेंगे। 250 से जैसे एक्सीड होगा तो एज पर 1128 टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है, अमेंडमेंट टू सेक्शन 47A डी। पेन नंबर की बात की जाए, अगर ये 47A तो हमारे ये कहाँ रहेगा, पेन नंबर रहेगा हमारा 337 ऑफ स्टडी मैटर। ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है, अमेंडमेंट टू सेक्शन 47(7) डी। अभी ये क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। देखो ये एग्जाम्पशन क्या कह रही है, एक बार एग्जांपल से समझता है, देन आपको रीड करा दूंगा। ठीक है ना। देखो क्या हुआ, एक फॉरेन इन्वेस्टर है। ठीक है ना, फॉरेन इन्वेस्टर है। ये क्या कह रहा है, कोई फॉरेन या फिर ओरिजिनल फॉरेन फंड था, इनके क्या कर रहा है, यूनिट्स होल्ड कर रहा है। ठीक है ना। सिंपल क्या हुआ, एक एनआरआई बंदा है, फॉरेन इन्वेस्टर है, वो क्या कर रहा है, कुछ फॉरेन फंड है उसकी यूनिट्स होल्ड कर रहा है। अब क्या हुआ, इन द स्कीम ऑफ रेलोकेशन एंड रिकंस्ट्रक्शन, कुछ भी हो सकता है, हमने क्या किया, इस ओरिजिनल फंड को शिफ्ट कर दिया टू अ फंड, न्यू फंड कह सकते हैं, न्यू फंड इन आईएफएससी। हमने क्या किया, इसको न्यू फंड में ट्रांसफर कर दिया। अभी जो न्यू फंड आएगा वो क्या करेगा, टू फॉरेन इन्वेस्टर को क्या करेगा, अपनी यूनिट्स ट्रांसफर करेगा। क्योंकि देखो जो पुराना फंड था वो तो बंद हो जाएगा, अब न्यू फंड आ गया, न्यू फंड क्या करेगा, फॉरेन इन्वेस्टर को यूनिट्स देगा। तो हमने कहा था जब पुरानी यूनिट्स खत्म होगी न्यू यूनिट्स आ रही है तो ये हमारा कैपिटल गेन एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। यहाँ पे आपसे टैक्स कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। बट यहाँ पे क्या था, ये ख्याली कैटेगरी, कैटेगरी 1, 2 एंड 3 जो एएफ था ना, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स, खाली उनको ही एप्लीकेबल था, खाली इनको एप्लीकेबल था। बट इसको अमेंड करके क्या कर दिया गया, इसके साथ साथ एक तो हमारी रिटेल स्कीम्स प्लस ईटीएफ्स, इनको भी डेफिनेशन में इंक्लूड कर दिया गया। ठीक है, जस्ट इतनी सी अमेंडमेंट है। यहाँ पे क्या किया गया, इन दोनों को इंक्लूड कर दिया गया। ये हमारा एज इट इज है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं। देखो क्या कह रहा है, एग्जिस्टिंग प्रोविजन क्या करता था, ट्रांसफर बाय एनी शेयर होल्डर और यूनिट होल्डर और इंटरेस्ट होल्डर इन द रिलोकेशन ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग शेयर और यूनिट्स held by the original fund in the consolidation share or units in the resultant fund shall not be regarded as a transfer for the purpose of calculation of capital gain। ठीक है ना। देखो क्या हुआ, ये जो ओरिजिनल फंड था इसको हमने रिलोकेट किया न्यू फंड में, तो हमने कहा था जो हम न्यू फंड की यूनिट्स देंगे वो क्या नहीं होगा, टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है, टैक्सेबल नहीं होने वाला है। इसके साथ क्या कह रहा है, the explanation to clause provide that resultant fund means a fund established incorporate in India which has been granted certificate of registration as per category 1, 2 or 3 AIF located in the IFSC। कोई भी कैटेगरी 1, 2, 3 AIF है जो IFSC में लोकेटेड है उनको ये एग्जाम्पशन एप्लीकेबल रहने वाली थी। ठीक है ना। प्लस इसके साथ साथ क्या कर दिया गया, अब रिटेल स्कीम्स प्लस ईटीएफ भी ऐड कर दिया गया इन आईएफएससी। मतलब क्या हुआ, कैटेगरी 1, 2, 3 के साथ साथ रिटेल स्कीम्स या ईटीएफ जो आईएफएससी में लोकेटेड है उनको भी एग्जाम्पशन दे दी गई है। was granted exemption along with the previous exempted schemes, इनके साथ जो 1, 2, 3 था ना उसके साथ साथ इनको भी एग्जाम्पशन दे दी गई है। ठीक है ना। इट हैज बीन अमेंडेड टू इंक्लूड रिटेल स्कीम्स या फिर ईटीएफ विद इन द रिजल्टेंट स्कीम। ठीक है, तो जैसे हमने क्या किया, रिटेल स्कीम्स एंड ईटीएफ्स को ऐड कर दिया। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन 73/2025 डेट 9/7/2025। ये क्या है कि देखो सिंपल जो 54 EC जो हमारे बॉन्ड्स था ना, जिसमें हमने क्या कहा था 5 इयर्स के लिए 50 लाख का हम क्या कर सकते थे, इन्वेस्ट कर सकते थे। उसमें क्या किया है, आईआरडीएआई को भी ऐड कर दिया है। पहले एनएचआईपीएफटी था, क्या क्या था, एनएचएआई था, इसके साथ क्या था, आरईसी था, आरईसी बॉन्ड, पीएफसी था, या फिर आईआरएफसी था, ये सारे थे। ठीक है ना। इसके साथ क्या कर दिया है, आईआरडीएआई और एक ऐड कर दिया है, एडिशन डाला है, कुछ डिलीशन नहीं किया है। प्लस
तो इन्फ्लेशन क्या रहेगा, हमारा जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन करंट ईयर का रहेगा वो हमारा 376 रहने वाला है फॉर फाइनेंशियल ईयर 25-26। ठीक है, ये थी हमारी कैपिटल गेन की अमेंडमेंट्स। देन क्या है, रेशनलाइजेशन ऑफ डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड फॉर ट्रेजरी सेंटर्स इन आईएफएससी। अब ये क्या कह रहा है एक बार देखते हैं। अमेंडमेंट देखने से पहले एक बार क्या करते हैं, सेक्शन 222 ये एक बार देखते हैं। देखो क्या था कि अगर मेरी कोई भी कंपनी है, कोई भी कंपनी एंड क्या है हमारा शेयर होल्डर, ये क्या कर रहा है, एटलीस्ट 10% और मोर क्या कर रहा है, शेयर होल्ड करता है। ठीक है ना। अब कंपनी क्या कर रही है, आइदर हमारे शेयर होल्डर को लोन दे रही है या फिर एडवांस दे रही है, या फिर किसी ऐसी कंपनी को, फर्म या कंपनी कह सकते हैं, लोन या एडवांस दे रही है जिसमें ये शेयर होल्डर क्या कर रहा है, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट होल्ड कर रहा है। तो जो भी ये लोन या एडवांस था, जो लोन एडवांस था, ये क्या था, हमारा डीम डिविडेंड बन जाएगा इन द हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है ना, जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे उतना क्या हो जाएगा, डीम डिविडेंड हो जाएगा। बट इसी के साथ एक और चीज होती कि अगर ये हमारी फाइनेंस कंपनी है जिसका मेन वर्क ही क्या है, लोन देने का, तो यहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। अब अमेंडेड प्रोविजन क्या है, अमेंडमेंट में क्या है कि अगर कोई भी कंपनी है, ठीक है ना, जो क्या आईएफएससी में लोकेटेड है, ठीक है ना, एंड ये क्या करती है, अपनी ग्रुप कंपनी जो कि आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, उसको क्या दे रही है, कोई भी लोन दे रही है, तो ये डीम डिविडेंड नहीं माना जाए। क्या कहना है, कोई की कंपनी जो आईएफएससी में लोकेटेड है वो अपनी ग्रुप कंपनी को क्या दे रही है, जो आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है उसको लोन दे रही है, तो उसको डीम डिविडेंड नहीं माना जाएगा। जस्ट इतना था प्रोविजन है। चलो एक बार पढ़ते हैं। देखो 222 ई क्या कहता था, डिविडेंड इंक्लूड्स एनी सम बाय वे ऑफ एडवांस और लोन टू शेयर होल्डर्स पेड बाय कंपनी वेयर शेयर होल्डर इज अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ होल्डिंग नॉट लेस देन 10%। जो शेयर होल्डर है वो हमारी कंपनी में 10% से ज्यादा होल्ड करता है। मैं अगर शेयर होल्डर को कोई अमाउंट दूंगा, लोन दूंगा, एडवांस दूंगा, तो क्या हो जाएगा, वो डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा अप टू एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स। ठीक है ना। और टू कंसर्न इन विच शेयर होल्डर इज अ मेंबर पार्टनर और विच सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, या फिर मैं ऐसी फर्म को दे रहा हूं जहां पे मेरा जो शेयर होल्डर है वो क्या पार्टनर है, ठीक है ना, या फिर कोई पेमेंट कर रहा हूँ शेयर होल्डर के बिना पे, तो टू द एक्सटेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हमारा डीम डिविडेंड मान लिया जाएगा। फर्दर 222 क्या कहता था, एक्सक्लूड द डेफिनेशन ऑफ डिविडेंड एनी लोन एडवांसेस टू शेयरहोल्डर और द सेट कंसर्न वेयर द लेंडिंग ऑफ मनी इज सब्सटेंशियल बास्केट ऑफ बिजनेस। अगर मेरा काम ही क्या है, लेंडिंग ऑफ मनी है, तो क्या होगा, ये डेफिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। अब अमेंडेड प्रोविजन क्या है, 222 has been amended to provide advances or loan between two groups entity, group entity है ना, and where one group entity is a finance company or a finance unit in IFSC located in the global regional corporate center for undertaking treasury activities, या treasury services, and the parent or principal of such group entity is listed in stock exchange in territory outside India other than country or territory outside India। सिंपल क्या कह रहा है कि हमारी जो कंपनी है वो आईएफएससी में लोकेटेड है, मेरी फाइनेंस कंपनी है, प्लस जो दूसरी कंपनी है वो इंडिया से बाहर किसी भी स्टॉक मार्केट में लोकेटेड है, मतलब आउटसाइड इंडिया लोकेटेड है, तो हम क्या कहेंगे, ये डीप डिविडेंड एज्यूम नहीं किया जाएगा। ठीक है ना। जो कंडीशन फॉर द ग्रुप एंटिटी, प्रिंसिपल एंटिटी एंड पेरेंट एंटिटी शैल बी प्रेस्क्राइब, जो भी हमारे प्रेस्क्रिप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग देखा जाएगा। बट अमेंडेड क्या है कि सिंपल हमारी कंपनी आईएफएससी में होनी चाहिए, प्लस ग्रुप कंपनी क्या होनी चाहिए, दूसरी कंट्री में लोकेटेड होनी चाहिए, इंडिया में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना। नेक्स्ट है एग्जेम्पशन टू विड्रॉल ऑफ इंडिविजुअल अंडर नेशनल सेविंग स्कीम्स फॉर टैक्सेशन। देखो क्या है, 80 है। अब 80 क्या कहता है कि अगर कोई भी हमने अमाउंट डिपॉजिट की बाय एन इंडिविजुअल एचयूएफ फॉर अमाउंट डिपॉजिट इन नेशनल सेविंग स्कीम ऑन और बिफोर, ऑन और आफ्टर 1/4/1992, तो क्या रहने वाला है, यहाँ पे कोई भी डिडक्शन नहीं दी जाएगी। मतलब कोई भी नेशनल सेविंग स्कीम्स जो हमारे 1/4/1992 से पहले इश्यू हुई है, मैं उसमें कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर रहा हूं, तो आफ्टर 1/4/1992 के बाद कोई डिडक्शन नहीं दी जाएगी। उससे पहले होगा तो डिडक्शन दे दी जाएगी, बट उसके बाद कोई भी डिडक्शन नहीं दी जाएगी। ठीक है ना।
एंड इसी के साथ साथ क्या क्या कहता है कि अगर क्या करता हूं कोई भी interest accrued on the amount extending to the credit of SSC where the scheme is withdrawn it shall deem to be the income of the SSC and shall be chargeable to tax। एक बार क्या करता हूं मैं इसको शॉर्ट में बताता हूं पहले। देखो कोई नेशनल सेविंग स्कीम्स है इशूड बिफोर 1992 है, ठीक है ना। अगर कोई भी अमाउंट डिपॉजिट की गई है, अमाउंट डिपॉजिटेड बिफोर होगा तो वो तो एग्जाम थी। बट अगर 1992 के बाद कोई मैं क्या करता हूँ वहां पे कोई भी अमाउंट डिपॉजिट करता हूं तो वो एग्जाम नहीं होगा, उसको डिडक्शन नहीं दिया जाएगा। एग्जाम की जगह मैं क्या कह सकता हूँ डिडक्शन, एग्जाम की जगह मेरे को डिडक्शन कहना चाहिए। पहले डिडक्शन मिल रही थी बट अब डिडक्शन नहीं मिलेगी, ठीक है ना। प्लस इसी के साथ साथ क्या था, अगर कोई भी अमाउंट विड्रॉ करता हूं आफ्टर 1992 इट में बी अदर अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल, ये क्या हो जाएगा मेरा टैक्सेबल हो जाएगा, मेरी टोटल इनकम में इंक्लूड कर लिया जाएगा, ठीक है ना। बट इसके बाद एक बार क्या हुआ 29 अगस्त 2024, बट 29 अगस्त 2024 में पता क्या हुआ, हमारी गवर्नमेंट ने कहा कि जो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट है ना, नेशनल स्कीम्स है, सॉरी सर्टिफिकेट नहीं स्कीम्स, जो एनएसएस है नेशनल सेविंग स्कीम्स है, क्या होगा आज के बाद हम इस पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देंगे, आज के बाद कोई भी इंटरेस्ट हम नहीं देने वाले। अब दिक्कत क्या हुई, देखो पहले क्या था जो नेशन स्कीम्स थी, जो हमारी नेशनल स्कीम्स थी, नेशनल सेविंग स्कीम्स थी, पहले क्या था ऑल्दो में डिडक्शन नहीं मिलती थी बट इंटरेस्ट मिलता था। बट अगस्त के बाद क्या हुआ, अगस्त 24 के बाद क्या हुआ, इंटरेस्ट भी नहीं मिल रहा, तो गवर्नमेंट ने कहा हम इंटरेस्ट नहीं देंगे। प्लस आप अगर कोई भी इंटरेस्ट या डिपॉजिटेड अमाउंट विड्रॉ करते हो तो हम क्या करेंगे इसको आपको एग्जाम कर देंगे। और ये क्या है हमारी अमेंडमेंट है, सिंपल कह रहा है कि जो हमने आपसे इंटरेस्ट तो छीन लिया है बट अगर आप क्या करते हो कोई भी इंटरेस्ट या डिविडेंड विड्रॉ करते हो, इंटरेस्ट या डिपॉजिटेड अमाउंट कुछ भी अमाउंट विड्रॉ करोगे तो हम क्या करेंगे वो आपकी एग्जाम हो जाएगी, उसको आपसे टैक्स चार्ज नहीं किया जाए, ठीक है ना। एक बार पढ़ लेता है। सिंस द प्रोविजन हैज बीन सनसेट क्या कह रहा है, द अमाउंट टैक्सेबल ऑन द विड्रॉ on these deposit in financial 92 or earlier on which deduction has been claimed. Further, it should provide withdrawal on closure of the debt was not chargeable to tax in the legal area। अगर हम क्या करते हैं डेथ ऑफ द एसएससी के बाद, डेथ होने के बाद अगर कुछ विड्रॉ करेंगे एग्जाम रहेगा, नहीं तो हमारा क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा, ठीक है ना। बट अगस्त 24 में क्या कहा गया है कि कोई भी हम इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे इन एनएससी नेशनल सेविंग स्कीम्स में कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाएगा। देन 80 क्या कहता है, अमेंडेड टू प्रोवाइड एग्जाम्पशन टू विड्रॉल मेड बाय द इंडिविजुअल फ्रॉम दीज डिपॉजिट which deduction was allowed on or after 29 August 2024। This exemption is provided to deposit where the interest accrued they made after 1/4/1992 as their amount in respect of deduction has been allowed। सिंपल कह रहा है जो भी हमारा अमाउंट विड्रॉ करोगे उस पर आपको एग्जाम्पशन अलाउ नहीं किया जाएगा, ठीक है। देन क्या कह रहा है, डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 सीसीडी कंट्रीब्यूशन अंडर एनपीएस वात्सल्य स्कीम्स। अब ये क्या कह रहा है देखो, वैसे बात सारी चीज रिपीट ही कर रहा है, एक बार पढ़ते हैं। इट हैज ऑफिशियल लॉन्च इन 18/9/2024 एनेबल पेरेंट्स एंड गार्जियंस टू स्टार्ट नेशनल पेंशन स्कीम्स अबाउट देयर चिल्ड्रन। हम क्या कर सकते हैं, पेरेंट्स वगैरह थे वो अपने बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं सेविंग स्कीम्स। जनरली व्हेन अ माइनर अटेन 18 द अकाउंट विल कंटिन्यू टू बी ऑपरेशन ट्रांसफर चाइल्ड नेम with the accumulated corpus and will be shifted to NPS Tier 1 account, all citizen model or NPS other non NPS schemes, ठीक है ना। बस इसी एग्जामेशन को बढ़ाने के लिए हमें क्या दे दी गया 80 CCD 1B, जो हम 80 CCD 1 पढ़ते हैं ना 80 CCD 1, वहां पे क्या दे दी गया मैक्सिमम 50,000 की एडिशनल एग्जामेशन दे दी गई है। हम पढ़ते हैं ना कि 80 CCD 1B में क्या था एडिशनल 50,000 की एग्जामेशन थी। प्लस अगर मैं क्या करता हूँ पार्शियल विड्रॉ करता हूँ
तो क्या हो जाएगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा एंड वो मेरे हाथ में इनकम में ऐड कर दिया जाएगा। बट अगर क्या हो जाता है, माइनर की डेथ हो जाती है, जिसके लिए हमने एनपीएस स्कीम ओपन कराई थी, उसकी डेथ हो जाती है और वो गार्जियन को मिलता है, तो क्या होने वाला है, वो एग्जाम्प्ट होने वाला है। बट हमने कहा यहाँ पे विड्रॉल पे टैक्सेबल हो जाएगा, बट टू द एक्सटेंट ऑफ 25%, टू द एक्सटेंट ऑफ 25% वो एग्जाम्प्ट रहने वाला है। ये सेम बात हमने अभी ऊपर भी पढ़ी थी कि अगर मैं पार्शियल विड्रॉ करता हूँ तो मैक्सिमम 25% तक ऑफ द कंट्रीब्यूटेड अमाउंट हमारे क्या रहने वाला, एग्जाम्प्ट रहेगा। उससे ज्यादा अमाउंट क्या आ जाएगी, टैक्सेबल हो जाएगी या मेरे हाथ में इनकम में ऐड कर दी जाएगी। ठीक है ना, ये था एनपीएस पार्शियली स्कीम्स। नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंशन टू टाइमलाइंस ऑफ टैक्स बेनिफिट अंडर स्टार्टअप्स, एटीआईईसी। क्या कह रहा है कि जो हमारे स्टार्टअप्स थी ना, जो हमारा 3 इयर्स था, जो हमारे 3 इयर्स इन नेक्स्ट स्टार्टिंग के 10 इयर्स में, किसी भी 3 इयर्स में हम क्या ले सकते थे, 100% ऑफ द प्रॉफिट की एग्जाम्पशन ले सकते थे। इस 3 इयर्स की जगह 5 इयर्स कर दिया गया। प्लस जो एलिजिबल स्टार्टअप का टाइम लिमिट था वो 1/4/2030 कर दिया गया। ठीक है, पहले 3 इयर्स था, अब उसको 5 इयर्स कर दिया गया, जस्ट ये अमेंडमेंट। ठीक है, प्लीज इसको मार्क कर दीजिएगा, हो सकता है एमसीक्यूज में पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्या है, एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट टू फाइल द अपडेटेड रिटर्न अंडर 139(8)। हमने कहा था 139(8) में क्या होता है, अपडेटेड रिटर्न होता है। ठीक है ना, पहले क्या था, ये मैक्सिमम 24 मंथ्स के लिए अलाउड था, मैक्सिमम 24 मंथ्स के लिए अलाउड था। अब क्या कर दिया जाए, अब 24 की जगह ये 48 मंथ्स कर दिया गया। ठीक है ना, मतलब जो हमारी लास्ट डेट थी, जो हमारी अपडेटेड रिटर्न, मैं कह रहा हूँ जो हमारे असेसमेंट ईयर एंड होने के नेक्स्ट 24 मंथ्स तक मैं फाइल कर देता था ना अपडेट रिटर्न, अब नेक्स्ट मैं नेक्स्ट 48 मंथ्स तक कर सकता हूँ। मतलब जैसे ही असेसमेंट ईयर खत्म होगा, उसके नेक्स्ट 48 मंथ्स के अंदर अंदर मैं 139(8)A में रिटर्न फाइल कर सकता हूँ। ठीक है ना, it leads to furnishing of updated return, and updated return can be filed up to 24 months from the end of relevant assessment year. The facility updates return for promoting voluntary compliance against the provision of additional 25%। अगर क्या करता हूँ, 12 मंथ्स, जब जैसे असेसमेंट ईयर खत्म होगा उसके नेक्स्ट 12 मंथ्स तक मेरे को एडिशनल 25% टैक्स पे करना होगा। 12 से 24 मंथ्स में 50% टैक्स पे करना होगा। 24 से 36 मंथ्स में क्या करना होगा, 60% टैक्स पे करना होगा। एंड 36 मंथ से अगर 48 मंथ्स तक करता हूँ तो 70% ऑफ द एडिशनल टैक्स मेरे को पे करना होगा। इसकी अगर एक बार टेबल बनाए तो मैं कह सकता हूँ 0 to 12 मंथ्स, 12 to 24 मंथ्स, 24 to 48 मंथ्स, 24 से सॉरी 36 मंथ्स आएगा। ठीक है ना, एंड 36 to 48 मंथ्स। क्या था, यहाँ पे 25% था, यहाँ पे 50% था, यहाँ पे 60% था एंड यहाँ पे 70%। मतलब जो जो टैक्स, जो आपकी टोटल टैक्स लिमिट है, टोटल टैक्स लाइबिलिटी है, उसका ये एडिशनल आपको टैक्स पे करना। ठीक है, चलिए। इट हैज एन अमेंडेड टू प्रोवाइड दैट नो अपडेटेड रिटर्न शैल बी फाइल्ड बाय पर्सन वेयर नोटिस अंडर शो कोर्स नोटिस हैज बीन रिट्यूड अंडर 148A इन आफ्टर 31 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ रिलेवेंट असेसमेंट ईयर। सिंपल कह रहा है कि आपको 148A का नोटिस आ चुका है, तो मैक्सिमम जो 48 मंथ्स की टाइम लिमिट है वो 48 मंथ्स की जगह 36 मंथ्स की हो जाएगी। बट फर्दर क्या होता है कि अगर डिपार्टमेंट को लगता है कि 148 का तो कर दिया, बट वो 148 में रिटर्न 148 का आपको नोटिस नहीं देना चाहिए, तो ये 36 की जगह फिर से 48 मंथ हो जाएगा। बट ये 48 मंथ जब आपका ओरिजिनल असेसमेंट ईयर एंड होगा, जब से देखा जाएगा। मतलब अगर इस नोटिस की वजह से कोई भी टाइम लिमिट, कोई भी टाइम खराब होता है तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं दिया जाएगा। ठीक है ना, सिंपल प्लीज आप ये टाइम लिमिट्स याद रखना, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है amendments के लिए। हो सकता है आपको एमसीक्यू पूछ लिया जाए। ठीक है ना, जो आपसे ये एडिशन टेक्स की टाइम लिमिट है। ठीक है, चलिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अमेंडमेंट टू सेक्शन 143(1), असेसिंग में ऑल्सो मेक एडजस्टमेंट टू address inconsistency in return in relation to information in the return any proceeding for any previous year as may prescribe। सिंपल कह रहे हैं कि असेसिंग ऑफिसर कोई भी एडजस्टमेंट कर सकता है जो भी हमारा प्रिस्क्राइब नेचर का रूल्स होगा। कुछ नहीं करना है, जस्ट एक बार रीड करके छोड़ सकते हो। अब फाइनली हमारे टीडीएस टीसीएस की थ्रेशोल्ड लिमिट्स आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट रहेगी। ठीक है, एंड मैक्सिमम लिमिट्स जो हमारी रेगुलर या फास्टैग बैच है वहां पे मैं कवर करा चुका हूँ। ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, जस्ट एक बार वॉच कर लीजिए एंड एक बार चेक कर लीजिएगा। चलिए, सबसे पहले क्या आता है, सेक्शन 193 क्या था, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। पहले लिमिट क्या थी हमारी, 5000 था, बट 5000 की जगह अब क्या होगी, 10,000 कर दिया गया है, जो थ्रेशोल्ड लिमिट है।
नेक्स्ट है 194 जो हमारा डिविडेंड टू इंडिविजुअल था। यहाँ पे क्या था, पहले 5000 की लिमिट थी, बट ये 5000 की जगह 10,000 कर दिया गया है। ठीक है, जो नई थ्रेशोल्ड लिमिट है वो क्या है, 10,000 रुपीज है। नेक्स्ट है 194 ए, इंटरेस्ट अदर द इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। देखो क्या कह रहा है, अगर पेड और पेबल बाय बैंक और पोस्ट ऑफिस है तो ये क्या है, 50,000 फॉर सीनियर, नॉर्मल के लिए 50,000 कर दिया गया है, एंड सुपर सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख कर दिया गया है। पहले क्या था, 40,000 नॉर्मल था, एंड 50,000 क्या था, सुपर सीनियर वो सीनियर सिटीजन के लिए था। बट ये 50 को 1 लाख कर दिया गया, एंड ये 40 को 50,000 कर दिया गया। ये चेंजेस है। किसी और को दिया जाएगा तो हम क्या कहेंगे, 10,000 हो जाएगा। अगर कोई और पे करेगा तो यार थ्रेशोल्ड लिमिट क्या होने वाली है, 10,000 होने वाली। नेक्स्ट है 194 बी, विनिंग ऑफ लॉटरीज। अगर कोई लॉटरीज जीत रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10,000 फॉर सिंगल ट्रांजेक्शन। पहले था 10,000 फॉर द होल ईयर, अब क्या हो गया, 10,000 फॉर द सिंगल ट्रांजेक्शन। अगर हॉर्स रेस है तो यहाँ पे 10,000 फॉर द सिंगल ट्रांजेक्शन कर दिया, ये अमेंडमेंट है। अगर 194 डी की बात की जाए तो इंश्योरेंस कमीशन, यहाँ पे क्या हो गया, 20,000 कर दी गई है लिमिट। पहले जो लिमिट थी वो 15,000 की, ठीक है ना, बट अब उसको क्या कर दिया, 20,000। सिमिलरली लॉटरी में भी 20,000 लिमिट कर दी गई है, एंड अगर कमीशन एंड ब्रोकरेज की जाए तो वहां पे 20,000 लिमिट हो गई है। जो नई लिमिट है वो 20,000। अगर मैं 194 आई की बात करता हूँ रेंट, तो ये प्रीवियस क्या था, 2,40,000 पर एनम। ये क्या था, पर एनम, बट अब इसको कर दिया गया 50,000 पर मंथ। ठीक है ना, 50,000 पर मंथ और पार्ट दे रहा हूँ, ये क्या कर देगा, 50,000 कर देगा। 50,000 से एक्सीड करता है तो हमें टीडीएस डिडक्ट करना होगा। नेक्स्ट है 194 जे, जो हमारे प्रोफेशनल फीस होता है, वहां पे 50,000 पर एनम कर दिया गया। 194 के, इंटरेस्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स और स्पेसिफाइड कंपनीज, वहां पे क्या कर दिया गया, 10,000 कर दिया गया। ये पहले क्या था, 5,000 था, ठीक है ना, बट 5,000 की जगह 10,000 कर दिया गया। एंड अगर 194 एलए, जो हमारे एनहांस कंपनसेशन था, ये पहले क्या था, 2,50,000 था, बट अब क्या कर दिया गया है, इसको 5 लाख रुपीज कर दिया गया है। जो नई लिमिट है वो क्या है, 5 लाख रुपीज की है। ठीक है ना, ये क्या थी, जो हमारी थ्रेशोल्ड लिमिट चेंज की गई है। अब दो रेट्स भी चेंज किए हैं। जो हमारे 194 डी था, इंश्योरेंस कमीशन, पहले क्या था, ये 5% था, बट अब इसको क्या कर दिया गया, 2% कर दिया गया। एंड 194 एलबीसी, जो हमारा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटाइजेशन ट्रस्ट, जो हमारा 25% या 30% होता था, अब इसको कट करके हमारा 10% कर दिया गया है। मतलब 10% क्या हो गया, हमारे न्यू टैक्स रेट्स कैसे। ठीक है, नेक्स्ट है डेफिनेशन ऑफ फर्स्ट प्रोड्यूस रेशनलाइजेशन। देखो इसमें क्या है, इसमें हम सिंपल कह सकते हैं कि अगर जो हमारा टैक्स रेट था, जो पहले टीसीएस रेट था 2.5%, उसको चेंज करके 2% कर देगा। अगर मैं टिम्बर और एनी अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, नॉट तेंदू लीव्स ऑब्टेन अंडर फॉरेस्ट लीज, 2% हो गया। टिम्बर ऑब्टेन बाय एनी अदर मोड अदर देन फॉरेस्ट लीज, ये भी हमारा 2% हो गया। सिंपल कह सकते हैं 2.5% जो अर्लियर था उसको कट करके 2% कर दिया टीसीएस रेट। ठीक है ना, next, TCS rate. If amount being remitted out is a loan obtained from financial institution as defined under 80E for the purpose of education, ये क्या कर दिया है, नील कर दिया गया। लोन एजुकेशन पे क्या कर दिया है, अब ये नील कर दिया गया। अगर फॉर एजुकेशन या मेडिकल पर्पज था तो 5% आफ्टर 10 लाख। आई थिंक पहले ये क्या था, 7 लाख था, अब इसको क्या कर दिया गया, 10 लाख की लिमिट कर दी गई है। कितना, 5%। अगर 10 लाख से जैसे एक्सीड होगा तो 5% चार्ज कर दिया जाएगा। अगर ओटीटीपी था, ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज था, तो अप टू 10 लाख क्या था, 5%। 10 लाख से एक्सीड 20% हो जाएगा। लेकिन अगर पैन कार्ड नहीं दिया है तो ये 5% की जगह हम क्या करेंगे, 10%, बट ये 20% सेम 20% ही रहे। और अदर केस रहता है तो 20% आफ्टर 10 लाख रुपीज। ठीक है ना, तो सिंपल क्या है, देखो सिंपल 0% हो गया। अगर एजुकेशन मेडिकल पर्पस है तो वहां 10 लाख कर दिया गया, और 10 लाख से वो 5% हो गया। अगर ओटीटीपी है तो 10 लाख से ऊपर 5%, एंड सॉरी 10 लाख तक 5%, 10 लाख से एक्सीड करके 20% हो जाएगा। अगर पैन कार्ड नहीं है तो 5 की जगह 10% हो जाएगा, और कोई अदर केस है तो 20% आफ्टर 10 लाख। ठीक है ना, एंड लास्ट जो हमारा है, टीसीएस अंडर 20C1H, जो हमारा टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स था, उसको हमने क्या कर दिया, वो अब से एप्लीकेबल नहीं होने वाला है। देखो क्या था, ये टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स पहले क्या होता था, 194 क्यू एंड 206C1H। इनमें बहुत सारी कंफ्यूजन होती थी। परचेजर 194 क्यू में डील करता था, सेलर जो था वो 206C1H में करता था, अगर 50 लाख से अब होती है। बट अब क्या कर दिया गया, 206C1H खत्म कर दिया गया, खाली 194 क्यू है, और ये अब से 14/2025 से एप्लीकेबल नहीं।
प्लस 206 ए भी ओमिट कर दिया गया टीसीएस सेक्शन। ठीक है ना, सेक्शन 206 ए भी ओमिट कर दिया। ठीक है, तो चलिए फिर इसी के साथ जो हमारे सीएम इंटर डायरेक्ट टैक्स की जो अमेंडमेंट्स थी वो यहाँ पे कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं, अपनी इनडायरेक्ट टैक्स की अमेंडमेंट्स कवर करने वाले हैं। ठीक है ना, वो भी हमें इस यूट्यूब चैनल पे आपको अवेलेबल हो जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बट प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।